Hello friends, welcome back to the plant design and economics. This is the chemical engineering subject. Basically in the plant design economics. So the first lecture, that is total capital investment. ठीक है. सो पीडी हम लोग स्टार्ट करते हैं. बेसिकली मैकेनिकल ऑपरेशन फिनिश हो गया है. 5 और 6 पार्ट्स में मैंने कवर किया उसको, तो उसके बेस पे क्वेश्चंस करिए आप लोग. ठीक है. सो इसमें हम लोग स्टार्ट करते हैं. टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट. सो टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या रहता है? टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट डज नॉट इंक्लूडिंग द ऑपरेटिंग कॉस्ट. टोटल तो एज अ नेम सजेस्ट टोटल. कैपिटल मतलब क्या? कैपिटल मतलब मनी. इन्वेस्टमेंट मतलब क्या? पुटिंग समथिंग मनी. तो टोटल मनी रिक्वायर्ड to start a plant is called total capital investment. So basically total capital investment is two types. One is fixed capital investment. The second one is working capital investment. The second one is working capital investment. So basically fixed capital investment क्या होता है? The money that is actually invested in the startup of a project is called फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट. ठीक है. फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑल्सो टू टाइप्स. एक तो आती है मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट, दूसरा आते हैं आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट. मैन्युफैक्चरिंग में क्या आ जाते हैं आपके? फॉर एग्जांपल इंसुलेशंस हो गया, ठीक है, साइड ऑपरेशंस हो गए, पाइपिंग इंसुलेशन हो गया, इक्विपमेंट्स हो गया, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशंस हो गए. ये सब एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में. मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट में. नॉन मैन्युफैक्चरिंग में आपके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे ट्रांसपोर्टेशंस, फायर एंड सेफ्टी, वेस्ट डिस्पोजल, अकाउंट्स. ये सब एग्जांपल्स हो जाएंगे आपके नॉन मैन्युफैक्चरिंग फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट के. तो बेसिकली इफ आई टॉक अबाउट द मनी दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिंग्स which help us the process by operation is called fixed capital investment. The money or the capital required to start up the distillation column is called the manufacturing fixed capital investment. The money that is indirectly help the process operation is called non-manufacturing fixed capital investment. तो बेसिकली दिस इज़ अ वेरी बेसिक पार्ट. इन दिस पार्ट बेसिकली कभी कभी क्या होता है, ये लोग एग्जांपल्स दे देते हैं मैन्युफैक्चरिंग और नॉन मैन्युफैक्चरिंग एफसीआई से, तो उसके बेस पे आपको कैटेगराइज करना रहता है किस कैटेगरी के अंदर आएंगे. तो बेसिकली द मनी दैट इज डायरेक्टली हेल्प द प्रोसेस ऑपरेशन इज कॉल्ड द मैन्युफैक्चरिंग एफसीआई फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट. नॉन मैन्युफैक्चरिंग में क्या रहती है? इनडायरेक्टली हेल्प करती है. अच्छा, सेकेंड हम लोग का रहता है वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या रहता है? वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट बेसिकली दिस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट द मनी दैट वी केप्ट with the emergency purposes or the money that is not actually invested in the process operation. The name is the working name is given to it because a part of it used in the running operation. So इसमें examples में आ जाएंगे expenses such as salaries, finish and semi-finish, raw materials. So basically most of the working capital is recovered at the end of the project. सो बेसिकली यहाँ से मैं एक लाइन बोल सकता हूँ जैसे कि आप लोग देख सकते हैं. टोटल कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा विच इज इक्वल्स टू फिक्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लस वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट. वैल्यू ऑफ एफसीआई ऑलवेज डिक्रीजेज विद टाइम बट द वैल्यू ऑफ लैंड ऑलवेज इंक्रीजेज विद टाइम. सो इट्स नॉट फेयर टू पुट द लैंड इन फिक्स कैपिटल कैटेगरी. स्टिल वी टू ट्रीट एज अ एक्सेप्शन. ठीक है. सो और देखते हैं, आगे देखते हैं हम लोग हैं थोड़ा सा. बेसिकली मेरा स्टैंड जो है वो ब्रेक हो गया है, इसलिए थोड़ा सा वीडियो में फ्लक्चुएशंस हो रही है. तो बेसिकली क्या है, क्वेश्चंस है मेरे पास, काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस है. बेसिकली इस क्वेश्चंस में क्या बोला गया है? अ फ्रैक्शनेट a continuous fractionator system is being done. The following cost figures are estimated for a reflex ratio. Fixed cost includes all accessories. For example, कॉलम के लिए 6 × 10⁻⁶ दे रखा है, कंडेंसर के लिए 2 × 10⁻⁶,
रीबॉयलर के लिए इन्होंने दे रखा है 4 × 10⁻⁶। ऑपरेटिंग कॉस्ट फॉर द कंडेंसिंग कूलिंग वाटर रीबॉयलर हीटिंग सिस्टम इज, कंडेंसिंग के लिए 8 × 10⁻⁶ और रीबॉयलर के 1 तो इन्होंने पूछा टोटल एनुअलाइज्ड फिक्स्ड, इन्होंने दे रखा है टोटल एनुअलाइज्ड फिक्स चार्जेस इज 15% ऑफ द फिक्स कॉस्ट, द टोटल एनुअलाइज्ड कॉस्ट इज, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बेसिकली द टोटल एनुअलाइज्ड कॉस्ट इज, ये क्वेश्चन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है, काफ़ी अच्छे से मैंने इसको, ठीक है। तो अब मैं इसका देखता हूँ सोल्यूशंस हम लोग करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हमको ये पता है टोटल जो बेसिकली हम लोग के पास जो टोटल एनुअलाइज कॉस्ट जो पूछा गया है, टोटल एनुअलाइज कॉस्ट विच होता है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस एनुअल फिक्स चार्जेस, ठीक है। अच्छा, एनुअल फिक्स चार्जेस क्या हो जाएंगे? एनुअल फिक्स चार्जेस हो जाएंगे कितने परसेंट हमको दे रखा है? फिक्स परसेंट 15% दिया है किसका? फिक्स कॉस्ट का। तो फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? तो यानी टोटल फिक्स मतलब जो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी? फिक्स कॉस्ट ऑफ द कॉलम प्लस कंडेंसर प्लस रीबॉयलर, तीनों का ऐड कर देंगे हम लोग तो ये फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। एनुअल फिक्स चार्जेस हमको निकालेंगे 15% किसका है? फिक्स कॉस्ट का। अब फिक्स कॉस्ट मैंने तीनों का कॉलम कंडेंसर और रिबॉयलर का मैंने कैलकुलेट कर दिया, 12 × 10⁻⁶ आ गया। तो एनुअल फिक्स चार्जेस क्या हो गया? 1.8 × 10⁻⁶ इस 15% ऑफ 12 × 10⁻⁶ का 1.8 × 10⁻⁶ आ गया। बट वी हैव टू फाइंड द टोटल एनुअलाइज कॉस्ट। टोटल एनुअलाइज कॉस्ट होता है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस एनुअल फिक्स चार्जेस, जो कि हमने निकाल लिए हैं। टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट हमको दिया हुआ है, इसका हमको कंडेंसी का दिया हुआ है और रीबॉयलर का दिया हुआ है 8 × 10⁻⁶ प्लस 1 × 10⁻⁶। ये तो हमको ऑपरेटिंग कॉस्ट डायरेक्ट ऐड कर लो, प्लस ये चीज़ मैंने निकाल ली एनुअल फिक्स चार्जेस, इसको ऐड कर दिया जाएगा। टोटल एनुअलाइज कॉस्ट हमारा आ जाएगा इतना, ठीक है। फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, टोटल एनुअलाइज कॉस्ट अगर पूछा जाता है टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट प्लस एनुअल फिक्स चार्जेस। एनुअल फिक्स चार्जेस जो होते हैं वट एवर परसेंटेज दे हैव गिवन मल्टीप्लाई बाय टोटल फिक्स कॉस्ट, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसमें देखते हैं डेप्रीशिएशन। तो हम लोग देखते हैं डेप्रीशिएशंस। तो बेसिकली डेप्रीशिएशंस क्या होता है? बेसिकली एज अ नेम सजेस्ट, डेप्रीशिएशन मतलब डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। द इंजीनियर थिंक्स डेप्रीशिएशन एज अ मेजर ऑफ decrease in the value of property with time. We use depreciation for saving the tax. So basically depreciations हमारे पास कई टाइप्स के होते हैं। एक तो टाइम डेप्रीशिएशंस होता है, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेप्रीशिएशन होता है, फिजिकल डेप्रीशिएशंस होता है, इकोनॉमिकल डेप्रीशिएशंस होते हैं, ठीक है। बेसिकली मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशंस हम लोग देखेंगे। बेसिकली मेथड्स ऑफ डेप्रीशिएशंस क्या होते हैं? बेसिकली मेथड्स that depends upon the time value of money, method does not depend upon the time value of money. So basically method जो time value of money पे depend नहीं करते हैं, the method does not depend upon the time value of money। क्या होता है time value of money concept भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। तो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे जो डिपेंड नहीं करते हैं उसमें आज क्या आ जाएंगे? स्ट्रेट लाइन मेथड्स आ जाएगा, डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रीशिएशन मेथड आ जाएगा, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस डेप्रीशिएशन मेथड आ जाएगा, सम ऑफ द ईयर डिजिट्स मेथड्स आ जाएंगे। ये नेम है सबके बेसिकली, ठीक है। और मेथड दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसमें आपका सिंकिंग फंड मेथड आ जाएगा, ठीक है, SFM आ जाएगा। तो बेसिकली हम लोग फर्स्ट देखते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, SLM भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में। तो बेसिकली इसमें क्या रहता है? इस मेथड में क्या रहता है? डेप्रीशिएशन अमाउंट ऑफ ईच एंड एवरी ईयर आर द सेम, D1 = D2 = D3 = DN, ठीक है। दिस मेथड इज अप्लीकेबल फॉर द बोथ साल्वेज वैल्यू एज वेल एज द स्क्रैप वैल्यू। अच्छा, साल्वेज वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, हम लोग ये भी अभी देखेंगे, ठीक है। बुक वैल्यू क्या होती है, हम लोग ये भी देखेंगे। तो बेसिकली पहले हम लोग यही देख लेते हैं, व्हाट इज़ द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट क्या होता है? इट इज़ डिनोटेड बाय VA। फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू वी यूज टू राइट इन द बैलेंस शीट for the equipment. This is the value that in mathematical calculated value based on the some assumptions as different from market value.
सो बेसिकली बुक वैल्यू और अनएमोर्टाइज वैल्यू भी बोलते हैं इसको, इनिशियल कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन अमाउंट अप टू दैट ईयर। उसके बाद आप देख लेंगे व्हाट साल्वेज वैल्यू क्या होती है, ठीक है, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है और सर्विस लाइफ क्या होती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं सर्विस लाइफ। एन से डिनोट क्या है, द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट अप टू विच द इक्विपमेंट इज़ इकोनॉमिकल यूजफुल इज कॉल्ड द सर्विस लाइफ। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास कोई इंजन है, वो हमारे लिए मिनिमम कॉस्ट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट और हाई प्रोडक्शन जब हमको देगा और इकोनॉमिकली वो जो है एनवायरनमेंट को जो हार्मफुल नहीं कर रहा है और वो यूज़ हम उसको कर रहे हैं, तो वो लाइफ उसकी, मान लो कोई इक्विपमेंट है जिसको हम लोग जो है इकोनॉमिकली यूज़ हम कर रहे हैं, ठीक है, मिनिमम कॉस्ट और हाई प्रोडक्शन पे, उस जब वो इकोनॉमिकल यूज़ जब उसका होना बंद हो जाएगा, ठीक है, तब हम उसको यूज़ नहीं करेंगे। तो जो जब तक वो इकोनॉमिकली यूज़ हो रहा है उसी का जो पीरियड है उसको हम लोग ने सर्विस लाइफ बोला हुआ है। द लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट अप टू विच द इक्विपमेंट इज इकोनॉमिकल यूजफुल इज कॉल्ड द सर्विस लाइफ। साल्वेज वैल्यू क्या होती है, साल्वेज वैल्यू होती है नॉट ऑफ माई यूजेस। क्या मतलब है नॉट ऑफ माई यूजेस, आफ्टर द एंड ऑफ द सर्विस लाइफ। मान लो कोई इक्विपमेंट था, उसकी 5 साल उसकी जो है इकोनॉमिकली जो है वो बिना पोल्यूशन किए, और मतलब 5 साल के बाद वो उसकी जो है सर्विस लाइफ उसकी डेड हो गई। आफ्टर द एंड ऑफ द सर्विस लाइफ द इक्विपमेंट इज यूजेस एंड इट इज़ यूजफुल फॉर समवन एल्स। द मनी ऑब्टेन्ड आफ्टर द सेलिंग ऑफ द इक्विपमेंट इज नोन एज साल्वेज वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो हमने कोई इक्विपमेंट ख़रीदा, मान लो उसकी जो सर्विस लाइफ थी वो 10 ईयर थी। अब 10 ईयर के बाद उसमें क्या हुआ, वो इकोनॉमिकली वर्क करना बंद कर दिया, तो मैं उसको क्या करूँगा, मैं उसको बेच दूंगा। उससे जो मनी ऑब्टेन होगी वो दैट मनी इज कॉल्ड द साल्वेज वैल्यू। अच्छा, स्क्रैप वैल्यू क्या होती है, स्क्रैप वैल्यू होती है द मतलब नॉट ऑफ एनीबडी यूजेस। मैंने ये क्यों बोला है नॉट ऑफ एनीबडी यूजेस, इसका मतलब ये है द इक्विपमेंट इज नॉट यूज्ड और not useful for someone else, then it is sold in the junk or scrap. Money obtained after selling negligible to the initial value, it is called the scrap value। देखो बेसिकली होता क्या है, देखो साल्वेज वैल्यू में क्या रहता है, कोई भी जैसे हमारे पास लेट से फॉर एग्जांपल मैंने बाइक परचेस की और बाइक को मैंने लेट से फॉर एग्जांपल 15 ईयर्स उसकी इकोनॉमिकली जो है सर्विस लाइफ है। उसके बाद क्या हुआ, वो बाइक को मैंने सेकेंड हैंड में मैंने उसको परचेस कर दिया, तो उससे जो मनी आई दैट इज़, ठीक है, सेकेंड पर्सन ने ख़रीदी और उससे जो मनी आई थी मेरे पास आई, उसको मैंने साल्वेज वैल्यू बोल दिया गया। अब क्या हुआ कि उसको मैंने तो 15 ईयर्स उसको यूज़ किया था, फिर सेकेंड बंदे ने उसको यूज़ किया, इतना यूज़ किया कि फिर वो मतलब काम करना ही बंद कर दिया, तो वो बेसिकली क्या रहेगा, बिल्कुल कबाड़ के रेट में बिकेगा, ठीक है, मतलब बहुत ही मतलब कोई यूज़ का नहीं रह जाएगा, सिर्फ बहुत कम मनी मिलेगी, तो दैट इज़ अ स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन मेथड स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक चीज़ें हम लोग को पता होनी चाहिए, व्हाट इज़ बुक वैल्यू, व्हाट इज़ सर्विस लाइफ, व्हाट इज़ साल्वेज वैल्यू एंड व्हाट इज़ स्क्रैप वैल्यू, ठीक है। जब ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी उसके बाद हम लोग देखते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड, फिर हम लोग देखेंगे क्या नाम डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है। बेसिकली टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब क्या है, देखो सबसे पहले तो जो डेफिनेशंस है वो मैं रीड कर देता हूँ, तो उसके बाद मैं समझाता हूँ। द मनी इन डिफरेंट टाइम जोन कैन नॉट बी एडेड or subtracted. To add them, either all the values are converted into the present time or in the future time. That time zone for each and every year must be same. In the book and in the questions, if the interest is mentioned, then it is a clear indication of time value of money that we need to write the concept of time value of money. For example, today हमारे पास क्या है, 10,000 रुपये हैं। मैंने ग्राफ वैल्यू और जो है ईयर्स के बीच, टाइम के बीच में ग्राफ मैंने प्लॉट किया हुआ है। तो इसमें मान लो टुडे हमारे पास जो है 10,000 रुपये हैं। आफ्टर 5 ईयर्स के बाद जो 10,000 में आज मैं जो चीज़ खरीद सकता हूँ 10,000 में, वो आफ्टर 5 ईयर्स के बाद क्या वो चीज़ मैं खरीद पाऊँगा? नहीं। मान लो अभी 10,000 में मैंने एक वॉशिंग मशीन LG का ले लिया
ठीक है। आने वाले 5 साल के बाद वो जो 10,000 की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? महंगाई बढ़ जाएगी। उसके 10 ईयर के बाद उस 10,000 की वैल्यू और डिक्रीज़ हो जाएगी। इसी तरीके से बेसिकली जो जो यहाँ पे जो बोला गया है कि मनी इन डिफरेंट टाइम जोन कैन नॉट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड टू ऐड देम आइदर ऑल द वैल्यूज आर कन्वर्टेड इनटू द प्रेजेंट टाइम और इन द फ्यूचर टाइम। ठीक है। तो दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ द टाइम वैल्यू ऑफ मनी। व्हेन देयर इज अ इंटरेस्ट रेट इज गिवन, इट इज़ अ क्लियर इंडिकेशन ऑफ, मतलब ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी को आपको जो है कंसिडर करना है। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है 1 बाय 1 मेथड्स देखेंगे सारे। ठीक है। और इस पार्ट में बेसिक्स का एक इंट्रोडक्शंस देना था। प्लांट डिज़ाइन इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मतलब क्या होता है, तो बेसिक व्हाट इज़ कैपिटल क्या होती है, व्हाट इज़ डेप्रिसिएशंस, ये सब चीज़ें हम लोग ने डिस्कस की हैं। और उसके बाद हम लोग जो है अभी डेप्रिसिएशंस मेथड्स देखेंगे। कभी कभी काफ़ी पूछा जाता है डेप्रिसिएशंस हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, तो बेसिकली डेप्रिसिएशंस हम लोग दिखा के टैक्स बचाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड्स, डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड और सिंकिंग फंड मेथड्स। और फिर उसके बाद हम लोग इंटरेस्ट वगैरह भी देखेंगे। ठीक है। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर, बाय बाय।